विद्यार्थियों, मांग की कीमत लोच, आय लोच, बिंदु लोच, तिरछी या आड़ी लोच एवं मांग की लोच की श्रेणियां प्रोफेसर लिबास के द्वारा दी गई कुल व्यय एवं मांग की लोच ज्ञात करना एवं उसके पश्चात मांग की लोच, औसत आय और सीमांत आय में संबंध, ये हम सारे ही पूर्व के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों और उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। कई बार छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है 5 नंबर का कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, या मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, उनको समझाइए, या मांग की लोच का क्या महत्व है। तो आज के वीडियो में हम मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों एवं उसके महत्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। क्योंकि मांग की लोच पर कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, इसमें से जो कुछ तत्व के कारण तो मांग की लोच अधिक हो जाती है और कुछ तत्वों के कारण कम हो जाती है। अंतिम स्थिति सभी तत्वों की सापेक्ष शक्तियों पर निर्भर करती है कि उनकी शक्ति कितनी है। तो उनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो लेंगे हम कि स्थानापन्न वस्तुओं की संख्या मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती है। यदि किसी वस्तु के स्थानापन्न पदार्थ नहीं होते हैं, यानी वो अगर स्वतंत्र वस्तु है, तो उसकी मांग बेलोच होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर उसकी मांग में विशेष कमी नहीं आती है। जैसे हम लें कि दानेदार चीनी की मांग बेलोच मानी जा सकती है, क्योंकि गुड़ व शक्कर आदि इसके पूर्ण स्थानापन्न नहीं होते हैं। विभिन्न किस्म की सब्जियां कुछ सीमा तक परस्पर स्थानापन्न मानी जा सकती है। उनमें से किसी एक सब्जी, जैसे फूल गोभी ले लें हम, कि कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता अन्य सब्जियों की तरफ जाने लगता है। हम देखते हैं कि जो सब्जी महंगी हो जाती है, उपभोक्ता उसको कम खरीदना शुरू कर देता है, जिससे उस सब्जी की मांग में गिरावट आ जाती है। तो स्थानापन्न पदार्थों के पाए जाने पर मांग की जो लोच है वो लोचदार होगी। अब जैसे रेल परिवहन है, बस परिवहन है, या जो है कहीं कहीं पर एक दूसरे के प्रतिस्थापन हो सकते हैं, उनको एक दूसरे की जगह काम में लिया जा सकता है, जहां दोनों की सुविधा होती है। जैसे यदि जोधपुर से अजमेर जाना है तो हम रेल से भी जा सकते हैं, तो ये एक दूसरे की स्थानापन्न हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में यदि बस का किराया बढ़ता है तो यात्री रेल परिवहन का ज़्यादा उपयोग करने लग जाते हैं, जिससे बस परिवहन की मांग लोचदार हो जाएगी। ऐसा प्राय व्यवहार में हम अनुभव करते हैं। पूरक वस्तुएं जो होती है उनमें मांग की लोच कम पाई जाती है, क्योंकि इन्हें एक साथ खरीदना पड़ता है। जैसे चाय और चीनी को अगर हम एक दूसरे का पूरक मानते हैं, तो चाय की कीमत घट जाने पर उपभोक्ता केवल चाय अधिक खरीदकर अपना काम नहीं चला सकता, उसको चीनी की भी अधिक मात्रा खरीदनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि चाय पर विचार करते समय में हम इसे चीनी के पूरक के रूप में देख रहे हैं। वैसे यह कॉफ़ी का स्थानापन्न भी हो सकती है, जहाँ दूसरा प्रभाव होगा, है ना, अधिक लोच वाला प्रभाव आ जाएगा। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि स्थानापन्नता से लोच अधिक होती है और पूरकता से लोच कम होती है। यानी जो वस्तुएं जितनी अधिक स्थानापन्न होगी, मांग की कीमत लोच उतनी ही ज़्यादा होगी, और जो वस्तुएं जितनी ज़्यादा पूरक होगी, मांग की कीमत लोच उतनी ही कम होगी। तो वस्तुओं की प्रकृति भी कीमत लोच को प्रभावित करती है। दूसरा फिर है वस्तु के उपयोग कितने हैं, है ना। मांग की लोच इस बात पर भी निर्भर करती है कि वस्तु के कितने उपयोग हो सकते हैं। उनके उपयोग, अनेक उपयोग वाली वस्तु की मांग लोचदार होती है, क्योंकि कीमत के बढ़ने पर उस वस्तु की मांग सभी उपयोगों में कम कर दी जाती है, जिससे उसकी कुल मांग काफ़ी कम हो जाती है। जैसे बिजली है, बिजली से हम पंखा भी चलाते हैं, हम लाइट भी चलाते हैं, हम कूलर भी चलाते हैं, हम हीटर भी चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं, प्रेस भी करते हैं। तो उसके बहुत सारे उपयोग हैं। बहुत सारे उपयोग होने के कारण जब बिजली की कीमत बढ़ती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग सभी उपयोगों में घट जाती है, और जब कीमत घटती है तो सभी उपयोगों में उसकी मांग में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो बिजली की दर घट जाने पर इसका उपयोग सभी उपयोगों में बढ़ाया जा सकता है। एक या कम उपयोगों वाली वस्तु की मांग प्राय बेलोच होती है। जैसे कांच की चूड़ियाँ सिर्फ महिलाओं के पहनने के काम आती है, तो उनकी मांग अपेक्षाकृत बेलोच मानी जाती है, यानी उसकी कीमतों में परिवर्तन होने का उसकी मांग पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है व्यय राशि का प्रतिशत, यानी वस्तु पर व्यय की जाने वाली राशि और कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में ये क्या है। यदि किसी वस्तु पर उपभोक्ता अपने कुल व्यय का बहुत ही थोड़ा अंश व्यय करता है,
तो उस वस्तु की मांग बेलोच होगी। जैसे बूट पॉलिश की कीमत इतनी कम है, या मांग बूट पॉलिश की जो कीमत है वो इतनी कम होती है कि उसकी मांग बेलोच कही जाएगी। यदि 500 रुपये मासिक खर्च करने वाला परिवार उसमें से 120 रुपये देसी घी पर खर्च करता है, तो यह वह उसके कुल मासिक का एक महत्वपूर्ण अंश माना जाएगा, और इसकी मांग पर उसके परिवार या ऐसे ही अन्य परिवारों के लिए काफ़ी लोचदार होती है। तो देसी घी पर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाता है, इसलिए देसी घी की कीमतें बढ़ते ही उसकी मांग कम हो जाती है, या देसी घी की मांग कम होने पर उसकी कीमतें कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाएगी। जबकि बूट पॉलिश का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में उसका अंश बहुत ही छोटा होता है या थोड़ा होता है। नेक्स्ट है फिर मांग वक्र का भाग। जैसा कि हमने देखा है कि मांग वक्र के ऊपरी भाग पर लोच अधिक होती है और निचले भाग पर लोच कम होती है। एक जो साधारण मांग वक्र होता है उसमें ऊपरी भाग पर लोच अधिक पाई जाती है, क्योंकि मांग का प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से वहां पर ज्यादा होता है ना। मांग वक्र के निचले भाग पर लोच कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर मांग का प्रतिशत परिवर्तन कीमत के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो जाता है। इसको हम पहले कीमत लोच में पढ़ चुके हैं। फिर है वस्तु की प्रकृति, है ना। साधारणतया हम ये कह सकते हैं कि विलासिता की जो वस्तु होती है उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। आरामदायक वस्तु जो होती है उसकी साधारण लोचदार होती है, और अनिवार्य वस्तु की बेलोच होती है, क्योंकि अनिवार्य वस्तु तो खरीदनी ही पड़ेगी, चाहे उसके लिए थोड़ी ऊंची कीमत ही हमें क्यों ना देनी पड़े। खाद्यान्नों के अभाव वाले वर्षों में गेहूं का उपभोग करने वाले जो परिवार होते हैं वो अत्यधिक ऊंचे भावों पर भी इसे खरीदते हैं, क्योंकि गेहूं तो हमें खाना ही पड़ेगा। कार, गलीचे और अन्य जो बहुमूल्य विलासिता की वस्तुएं हैं उनकी मांग प्राय लोचदार होती है ना। इसके संबंध में एक प्रमुख कठिनाई यह है कि विलासिता की वस्तु की परिभाषा करना बहुत ही कठिन होता है। प्राय एक डॉक्टर अथवा मैनेजर के लिए एक कार्य अनिवार्य वस्तु हो सकती है। फिर विलासिता की वस्तुएं बहुत ऊंचे भावों वाली या नीचे भावों वाली आदि कई किस्म की हो सकती है, तो लोच पर वस्तु के ऊंचे या नीचे भावों का भी काफी प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक धनी व्यक्ति के लिए विलासिता की वस्तु की मांग भी बेलोच हो सकती है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा हो कि उसके लिए कीमतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो। और एक जो आम आदमी है उसके लिए जो मोटरसाइकिल है या स्कूटर है वो भी विलासिता की वस्तु हो सकता है। तो हमें वस्तु की प्रकृति के समय ये ध्यान रखना होगा कि वह कौन सी आय वर्ग का उपभोक्ता है। नेक्स्ट है कीमतें जब बहुत ऊंचे और बहुत नीचे मूल्यों पर जो है वस्तु की मांग की लोच प्राय कम पाई जाती है, क्योंकि बहुत ऊंचे मूल्यों पर खरीदने वाले धनी व्यक्ति अपनी पसंद की वस्तुएं ही खरीदते हैं। इसी प्रकार से बहुत नीचे मूल्यों पर भी खरीदने वालों को खरीद अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। इसलिए बहुत ऊंचे मूल्यों पर और बहुत नीचे मूल्यों पर प्राय मांग की लोच कम पाई जाती है। यह बीच के या मध्यम श्रेणी के ऊपर ही अधिक लोचदार पाई जाती है। नेक्स्ट फिर वस्तुएं जो है शीघ्रनाशी है या टिकाऊ है, क्योंकि शीघ्रनाशी पदार्थों की मांग बेलोच होती है, क्योंकि वो जल्दी खराब हो जाती है। जैसे दूध है, फल है आदि, ये जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनकी मांग बेलोच होती है, क्योंकि इसको अगर कीमत घट भी जाए तो ज़्यादा खरीद के हम क्या करेंगे, स्टॉक नहीं रख सकते। और टिकाऊ पदार्थों की मांग लोचदार होती है। टिकाऊ पदार्थों का उपभोग चूंकि स्थगित किया जा सकता है, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर की कीमत अगर काफ़ी बढ़ जाती है तो इसकी मांग घट जाएगी, क्योंकि इसका उपभोग आगे की तरफ बढ़ाया जा सकता है या इसको वर्तमान में स्थगित किया जा सकता है। जब कीमतें कम होगी तब खरीद लिया जाएगा। जबकि फल, सब्जी आदि जो है शीघ्रनाशी वस्तुओं की मांग जो है प्राय बेलोच होती है, क्योंकि इनके उपभोग को स्थगित कर सकने में कठिनाई होती है। जितनी सब्जी हमें आज खानी है उतनी ही लेनी पड़ेगी, कीमत बढ़ेगी तब भी हम उतनी लेंगे, कीमत घटेगी तब भी हम उतनी लेने। उसमें हम थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा ले सकते हैं कीमत घटने पर, और कीमत बढ़ने पर कुछ कम मात्रा ले सकते हैं। ये सामान्य सी बात है और हम बाजार में ऐसा व्यवहार में करते भी हैं। और ऐसा हम बाजार में व्यवहार में करते भी हैं। इससे आगे चलते हैं हम। आय का वितरण। जब देश में आय का वितरण समान होता है अथवा समानता की तरफ बढ़ता है तो सामान्यतया मांग की लोच बढ़ती है, क्योंकि जो मूल्य परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव एक साथ व्यक्तियों पर पड़ता है। तो आय का वितरण असमान होने से मांग की लोच कम पाई जाती है। समाजवादी देशों में
जहां आय का वितरण अपेक्षाकृत अधिक समान पाया जाता है वहां वस्तुओं की मांग प्रायः लोचदार पाई जाती है। वहां कीमत के घटने पर एक साथ बहुत से व्यक्ति उसकी मांग करने लगते हैं, क्योंकि सभी एक ही आय वर्ग के हैं, एवं कीमत के बढ़ने पर एक साथ बहुत से व्यक्ति उसकी मांग को घटा देते हैं। तो जहाँ सामान्यतया वस्तुओं की मांग वहाँ पर अधिक लोचदार पाई जाती है, जहाँ पर आय का वितरण समान होता है। फिर नेक्स्ट है समय का प्रभाव, है ना। साधारणतः जो अल्पकाल होता है उसमें मांग बेलोच पाई जाती है और दीर्घकाल में लोचदार होती है, यानी अगर लंबा समय है तो लोचदार होगी। कीमत के बढ़ने पर उपभोक्ता धीरे धीरे अपने उपभोग को कम कर पाते हैं, इसलिए मांग की लोच पर समय के तत्व का प्रभाव पड़ता है। यानी अगर हम किसी चीज़ के आदी हो गए हैं और लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब भी हम उसका उपभोग एकदम से नहीं घटा सकते, हम धीरे धीरे घटाते हैं, इसलिए अल्पकाल में बेलोच होती है। और दीर्घकाल में उसको आसानी से घटाया जा सकता है, इसलिए दीर्घकाल में लोचदार होती है। फिर है अन्य प्रभाव। तो वस्तु विशेष के संबंध में उपभोक्ता वर्ग की आदत और उसके रीति रिवाज आदि पर भी मांग की लोच का प्रभाव पड़ता है। ये तत्व जो होते हैं वो प्राय मांग को बेलोच बना देते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ की आदत हमें पड़ गई है तो उसकी कीमत बढ़ने पर भी वो वस्तु हमें खरीदनी पड़ती है ना। तो एक वस्तु की मांग पर एक समय में एक साथ जो है कई तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें से कुछ तत्व तो जो है वो मांग की लोच को बढ़ाते हैं और कुछ तत्व उसमें कमी लाते हैं। तो अंतिम प्रभाव इन तत्वों की जो सापेक्ष शक्तियाँ हैं उन पर निर्भर करता है। तो हमें इस पूरे विवेचन में ये नहीं भूलना चाहिए कि इन विभिन्न तत्वों का जो सापेक्ष प्रभाव है वो ही कीमत की लोच को प्रभावित करता है। तो मांग की लोच पर ये जो प्रभाव डालने वाले विभिन्न तत्व हैं इनके बीच परस्पर रस्साकसी होती है और फिर अंतिम प्रभाव निर्धारित होता है, यानी उनकी सापेक्षिक शक्तियों के आधार पर निर्धारित होगा कि लोचदार होगी या बेलोच होगी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मांग की लोच के महत्व की ओर, है ना। तो मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि आर्थिक विश्लेषण में मांग की लोच की अवधारणा एक महत्वपूर्ण अस्त्र का काम करती है। इसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रकार से महत्व होता है। हम इसके पूर्व के वीडियो में देख चुके हैं कि वस्तु की कीमत, सीमांत आय और मांग की लोच में परस्पर संबंध पाया जाता है। तो तिरछी लोच के धनात्मक होने पर दो वस्तुएं हम कहते हैं स्थानापन्न होती है, तथा इसके ऋणात्मक होने पर हम कहते हैं पूरक होती है। एकाधिकारी की शक्ति भी मांग की लोच से निर्धारित होती है। तो मांग के अधिक बेलोच होने पर एकाधिकारी की शक्ति बढ़ जाती है, यानी जब कीमत बढ़ने पर लोग उसका उपभोग कम नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो निर्माण करता है या एकाधिकारी है वो उस पर प्रभाव डाल सकता है। मांग की लोच के विचार का व्यवहारिक महत्व भी होता है। तो इसके जो महत्व हैं उनको हम लेंगे कि कीमत सिद्धांत में मांग की लोच का महत्व। वस्तु की कीमत पर मांग व पूर्ति की शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। हम देख चुके हैं पूर्ति में दिए हुए होने पर कीमत पर मांग वक्र की आकृति का अधिक प्रभाव पड़ता है। यदि मांग बेलोच होती है तो कीमत में ऊंचा होने की प्रवृत्ति होगी और मांग लोचदार होने की दशा में कीमत में नीचा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो इस प्रकार से कीमत सिद्धांत में वस्तु की मांग की लोच काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। बाजार में एकाधिकार की परिस्थिति में कीमत निर्धारण में मांग की लोच का महत्व स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकतम कुल आय प्राप्त करना होता है। इसके लिए वह बाजार में बेलोच मांग की स्थिति में कीमत अपेक्षाकृत ऊंची रख सकता है, क्योंकि ऐसा करने से उसकी बिक्री पर विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह लोच की मात्रा के अनुसार ही कीमत का निर्धारण करता है ताकि अपना लाभ अधिकतम कर सके। एकाधिकारी मूल्य विभेद की नीति भी अपनाता है और उसको अपनाते समय मांग की लोच का सहारा लेता है। बेलोच मांग वाले बाजार या क्षेत्र में वह ऊंची कीमत और लोचदार मांग वाले बाजार में नीची कीमत तय करता है। ये जब आगे हम बाजार पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एकाधिकारी मांग की लोच के आधार पर अलग अलग बाजारों में अलग अलग कीमतों का निर्धारण करता है। अब जब संयुक्त पूर्ति की दशा में कीमत निर्धारण में लोच के विचार का उपयोग किया जाता है, जैसे कपास व बिनोले एक साथ किए गए व्यय से उत्पन्न होते हैं, है ना, उनकी लागत को पृथक करना कठिन होता है। अतः कीमत निश्चित करते समय उसकी मांग की लोच देखी जाती है। जिनमें से जिनकी मांग बेलोच होगी उनकी कीमत हम ज़्यादा लगाएंगे, ऊंची लेंगे, और जिनकी मांग लोचदार होगी उनकी कीमत अपेक्षाकृत हम नीची रखेंगे। तो इस प्रकार मांग की लोच के आधार पर कीमत निर्धारित करके
एक उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य में सफल हो सकता है। दूसरा है फिर सार्वजनिक वित्त और करारोपण में न किसी भी देश के वित्त मंत्री के लिए मांग की लोच का ज्ञान विशेष रूप से उपयोगी होता है, क्योंकि वस्तु विशेष पर कर लगाते समय उसकी मांग की लोच का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए ताकि उस पर कर से प्राप्त आय का यथासंभव सही अनुमान लगाया जा सके। क्योंकि वस्तुओं का करारोपण की दृष्टि से चुनाव करने के लिए भी उनकी सापेक्ष लोचें देखी जाती है और अन्य बातों के समान रहने पर बहुधा जो बेलोच मांग वाली वस्तुएं होती है उनको करादान के लिए अधिक उपयुक्त समझा जाता है। यानी बेलोच का मतलब है कि कीमतों के बढ़ने पर उनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे भारत में सिगरेट, शराब और विभिन्न किस्म की जो विलासिता की वस्तुएं हैं उन पर उत्पादन शुल्क इसलिए समय समय पर बढ़ाया जाता है क्योंकि इनकी मांग बेलोच होती है। क्योंकि अगर जो सिगरेट पीने का आदी हो गया है वो कीमत बढ़ने पर भी पिएगा और इससे सरकारी आय में वृद्धि होती है। साधारणतः लोचदार मांग वाली वस्तुएं करारोपण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं मानी जाती है क्योंकि कर लगने से उनकी कीमतें बढ़ जाती है जिससे उनकी मांग में काफ़ी कमी आ जाएगी और उनके उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु की मांग की लोच करारोपण की दृष्टि से बहुत ही महत्व रखती है। फिर तीसरा हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में मांग की लोच का प्रभाव। व्यापार की शर्तें, टर्म्स ऑफ ट्रेड्स, मांग की लोच पर ही निर्भर करती है। यदि एक देश के निर्यातों की मांग है ना बेलोच और उसके आयातों की मांग लोचदार हो तो व्यापार की शर्तें उस देश के पक्ष में होंगी। इसके विपरीत यदि निर्यातों की मांग लोचदार और आयातों की मांग बेलोच हो तो एक देश के व्यापार की शर्तें उसके विपक्ष में होगी। बेलोच होने का मतलब कीमत वृद्धि का भी उसकी मात्रा पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब आयात बेलोच होंगे तो अगर उसकी कीमतें बढ़ेगी तब भी हमें उसे खरीदना पड़ेगा। प्राय मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है उसके समय निर्यातों और आयातों की लोच का प्रश्न सामने आता है। जब हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं दूसरी मुद्रा के रूप में अपनी मुद्रा का मूल्य घटाना। भारत में रुपए के अवमूल्यन के विरोध में भी ये कहा जाता है कि विदेशों में भारतीय निर्यातों की मांग अपेक्षाकृत बेलोच होती है और भारत में विदेशों से किए जाने वाले आयातों की मांग भी बेलोच है। यानी आयात और निर्यात दोनों की मांग बेलोच है। इसलिए माना जाता है कि अवमूल्यन से भारत को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। अवमूल्यन से निर्यात सस्ते होते हैं लेकिन विदेशों में भारतीय निर्यातों की मांग बेलोच होने से ये ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं जिससे विदेशी विनिमय की प्राप्ति विशेष नहीं हो पाती है। इसके विपरीत अवमूल्यन से आयात महंगे हो जाते हैं और भारत में आयातों की मांग बेलोच है तो ऐसी स्थिति में इनकी मात्रा को ज़्यादा कम करना संभव नहीं होता है। इसलिए हमें ऊंचे भावों पर आयात जारी रखने पड़ते हैं जिससे भारत में रुपए के अवमूल्यन से पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिल पाता है। तो वास्तव में अवमूल्यन से उस देश को अधिक लाभ प्राप्त होता है जिसके निर्यातों की मांग विदेशों में लोचदार हो और जिसके यहाँ आयातों की मांग भी लोचदार हो। तो संभवतः ऐसी स्थिति के कारण ही भारत को अवमूल्यन से विशेष लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भी मांग के लोच का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। मांग की लोच का विषय जो है वो अर्थशास्त्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कीमत निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, सार्वजनिक वित्त आदि में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। वो किसी भी देश का चाहे नियोजन मंत्री है, चाहे वाणिज्य मंत्री है, चाहे वित्त मंत्री है आदि मांग की लोच के आधार पर ही अनेक प्रकार के निर्णय लेते हैं। इसलिए ये मांग की लोच की अवधारणा का बहुत ही अधिक महत्व है और हमें ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए।